आसाम के जिला करीमगंज में ऑटो रिक्शा और ट्रक के बीच टक्कर हुई, जिसके नतीजे में कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। हादसा त्रिपुरा आसाम कौमी शाहराह 8 पर हुआ है। ऑटो में सवार अफराद छठ के मौके पर पूजा पाठ करके वापस घर लौट रहे थे। हादसे के बाद मकामी अफराद बड़ी तादाद में सड़क पर निकल आए और उन्होंने हाईवे जाम किया। भोपाल कमला नेहरू अस्पताल आतिशबाजी हादसे के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत को रियासत के अस्पतालों का फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला किया है। हुकूमत ने सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों का भी 10 दिन के अंदर फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिक सेफ्टी का ऑडिट कराने का फैसला किया है। रियासत के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की सेफ्टी को लेकर कलेक्टर की सतह पर अब ऑडिट किया जाएगा। वाज़ेह है कि भोपाल कमला नेहरू अस्पताल, जिसमें 8 नवंबर की शब को आग लगी थी और हादसे से अब तक 13 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस अस्पताल की इंतजामिया ने गुज़िश्ता 30 सालों में फायर सेफ्टी के लिए एनओसी ही नहीं लिया था। क्या कहते हैं वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन इस ताल्लुक से, आप भी सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिए हैं कि उसका समीक्षा अब कलेक्टर स्तर पर अगले 10 दिन के अंदर होगी। हर जिले के कलेक्टर उनके जिले में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज हो या जिला अस्पताल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनके सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में अथॉरिटी के साथ उन्होंने ऑडिट कराया नहीं कराया, रिपोर्ट है या नहीं, इसकी भी स्थिति का जायजा लेंगे और उसके साथ साथ ये सुनिश्चित करेंगे कि हर बिल्डिंग का हर तरह का सेफ्टी नॉर्म पूरी तरह से लागू किया जाए। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके। मेहताब, आखिरकार इंतजामिया सरकार जो है जाग गई है और अब फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिक सेफ्टी का ख्याल आ गया है। मुनज़्ज़ा, वक्ती तौर पर जो देखने में ऐसा जरूर लगता है कि हुकूमत बेदार हो गई है और अब जो है अस्पतालों को और जो है सरकारी हो या प्राइवेट, उनकी जो है सेफ्टी के मेजरमेंट के लिए जो है रिपोर्ट तलब की गई है। लेकिन सवाल ये कि हादसे के बाद ही ये वाकयात से जो है तमाम चीजें क्यों होती हैं। जिस कमला नेहरू अस्पताल में ये हादसा पेश आया है और वहाँ की जो रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट, कि 30 साल से वहाँ की जो है एनओसी ही नहीं हासिल की गई। अब हुकूमत जो है अगर राजधानी में इतने बड़े हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है, वहां पर अगर इस तरह के वाकयात पेश आते हैं तो मध्य प्रदेश के दूसरे अस्पतालों का अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिर अगर हमीदिया हॉस्पिटल और उसके कैंपस की बात करें तो पिछले 6 महीनों में 3 बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं। और 3 बार के हादसे की बात करें जहां पर हुकूमत एक कह रही है कि अब तक जो है 13 बच्चों की मौत हुई है, जबकि कांग्रेस इसको लेकर कह रही है कि 14 बच्चों की मौत हुई। मौत के आंकड़े अपनी जगह है, लेकिन हादसे के बाद हम बेदार होते हैं तो इतने सारे जो डिपार्टमेंट है जो काम करते हैं, उन डिपार्टमेंट की जो है वैल्यूटी पर भी फर्क पड़ता है कि एक डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रहे हैं। एक अस्पताल जो राजधानी में है 30 साल से एनओसी हासिल नहीं की गई, तो बहुत सारे सवाल हुकूमत के उस पर उठते हैं। बिल्कुल मेहताब आलम, 13 बच्चों की जान गई है, तब जाके हुकूमत को याद आया है कि हमें ऑडिट लेना है। लेकिन अब जो ये जाने गई है, हर एक घर जो है मुतासिर हुआ है, कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? क्या इसकी भरपाई हो पाएगी? यहाँ पर आपको बड़ी अहम बात जो समझने की है कि यहाँ पर जो सियासत सबसे बड़ी हो रही है कि हुकूमत अब तक ये कह रही है कि 4 बच्चों की मौत जलने से हुई है, बाकी बच्चों की मौत जो है दीगर वजूहात से हुई है। वहाँ पे इंतजामिया के लोग ये मानते हैं कि जो है अस्पताल में धुआं भरने और दम घुटने से बच्चों की मौत हुई है। अगर इन बच्चों की मौत जो है धुआं से और दम घुटने से हुई है तो इनका शुमार उन बच्चों में क्यों नहीं हो रहा है जिनको मुआवजा हुकूमत की तरफ से दिया जाना है। हुकूमत ये कह रही कि हादसे के दिन जो मौत हुई है 4 बच्चों की आग लगने से हुई है, बाकी बच्चों की मौत दूसरी वजूहात से हुई है। इसलिए किया जा रहा है ताकि उन बच्चों के अहले खाना को मुआवजा न देना पड़े। वहीं पर जो है कांग्रेस का दावा है कि उसके पास जो सरकारी दस्तावेज है उसके मुताबिक अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। अगर 14 बच्चे या 10 बच्चे जो भी हो, अगर इनकी मौत हुई है, सवाल ये कि जिन बच्चों के घर के चिराग थे, एक घर तो ऐसा भी था जिसमें 13 साल के बाद कोई किसी बच्चे की किलकारी गूंजी थी, अब वो भी जो है वहां पे सुनसान हो गया है। तो उन बच्चों के जो माए हैं उनकी जिनकी गोद सुनी हो गई है, क्या इनके मुआवजे से या इनकी सियासत से उनकी गोद भर जाएगी या उनकी खुशियां वापस हो जाएंगी, इस पर गौर करने की जरूरत है।
बिल्कुल मेहताब, और चाहे बीजेपी 13 नंबर बोले या फिर कांग्रेस 14 नंबर, 1 नंबर भी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा नंबर होना चाहिए था। एक जान गंवाना भी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला होना चाहिए था। वहीं जो है हमने देखा था कि कल भी आप जिस तरह से रिपोर्ट कर रहे थे कि लोगों को जो मुतासरीन है, जो वालिदैन है, उनको बहुत दिक्कतों का सामना था बच्चों की पहचान के हवाले से। क्या वो मामला सुलझ पाया है? देखिए, अभी पूरा मामला हल नहीं हो पाया है। उसमें एक खातून ने जो है दावा किया था कि उसका बच्चा नहीं मिल रहा है, उसके बच्चे की जो है तलाश पुलिस ने कर ली है। और जो कुछ बच्चे ऐसे 5 बच्चे हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो पा रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में हुकूमत उसके लिए डीएनए टेस्ट के जरिया उन वालिदैन को, उन बच्चों को सुपुर्द करे। लेकिन इतना लंबा जो प्रोसेस है, बच्चे के वालिदैन उसका कब तक इंतजार करेंगे। और दूसरी बात यह कि वज़ीर आला शिवराज सिंह जो हर छोटी छोटी चीज में मौके पर पहुंच जाते हैं, राजधानी में रहते हुए राजधानी के सबसे बड़े हॉस्पिटल में अगर गैस के 84 के हादसे की बात करें तो इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की मौत हुई है। वज़ीर आला शिवराज सिंह अब तक वहां पर नहीं पहुंचे, बल्कि उनका यह कहना है कि मैं जाना चाहता था लेकिन मुझे वहां पर जाने से रोक दिया गया। सवाल यह कि वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको जाने से रोक दिया, जब आपके तमाम लोग वहां पर जाते हैं और फिर जिन लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी उन पर कार्रवाई जो है क्यों नहीं की गई? क्या इसके पीछे वो वजूहात तो नहीं है कि जिन लोगों को टेंडर दिया गया है, जिनके पास जो ठेका है, जिनके पास अस्पताल की मैनेजमेंट सिक्योरिटी को फराहम करने का ठेका है, वो लोग जो है कहीं हुकूमत के लोगों से वाबस्ता तो नहीं है, जिनको छुपाने और दबाने की बात कांग्रेस कर रही है। इन तमाम पहलुओं पर जो जवाब देने की बात हो रही है और कांग्रेस ये कह रही है कि जिन लोगों को जांच की जिम्मेदारी दी गई है वही लोग हैं जिनका जामन दागदार है। और जब तक इसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से नहीं करवाई जाएगी तब तक जो है हकीकत सामने नहीं आएगी। और मुनता इस बात को भी समझने की जरूरत है कि कुछ महीने पहले जब बजाय कोरोना का कहर था, इसी हमीदिया हॉस्पिटल से 850 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हुए थे और अब तक कुछ का जो है कुछ भी पता नहीं चला। राजधानी में इतने बड़े बड़े वाकयात हो जा रहे हैं, हुकूमत दावे करती है, ऐलान करती है, लेकिन जांच के बाद एक नई जांच बैठती है लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलता है। बिल्कुल, जो जब असल काम करने की बात होती है तो मध्य प्रदेश सरकार जो है वहां पर दावे तो करती है लेकिन काम करते हुए नजर नहीं आती हैं। वहीं सिर्फ बयानबाजियां ही हम बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान होते हुए देखते हैं। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। ज़राअत की तरक्की, रेशम की सनत, रॉकेट टेक्नोलॉजी की ईजाद, इस तरह कई कारनामे अंजाम देने वाले मुजाहिद आज़ादी हजरत टीपू सुल्तान न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाली हुक्मरान थे। बेंगलुरु में मारूफ तारीखदां प्रोफेसर NV नरसिम्हा ने यह बात कही। टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट के तहत खून के अतिये का कैंप और इजलास मुनक्किद हुआ। दलित और तरक्की पसंद तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। हजरत टीपू सुल्तान के कारनामों और कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई। Hindu temples, even there are examples in Kadapa district of Andhra Pradesh. He cleaned Kaveri river and introduced land reforms, and he gave the land and he helped the farmers. But those who are unnecessarily holding land, he has taken back. And Tipu Sultan was for the farmers, for the backwards, for the Dalits and for the women. मुख्तलिफ मकामात से, दुनिया के गोशे गोशे से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के तारीख़ी मकामात देखने के लिए बेसाख्ता टूट पड़ते ही ये मंज़र हमेशा देखने को मिलता है। इस वतन में पैदा होकर कर्नाटक की एक कन्नड़ा ज़ुबान की ज़मीन में पैदा होकर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने वो कारनामा अंजाम दिया। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से करना, मोहब्बत करना ईमान का जुज़ है। ये जो है हकीकत में उन्होंने कर दिखाया। इनके एक इंसान थे लेकिन इनके साथ अनगिनत खूबियाँ अल्लाह ताला ने इनको बख्शी थी। एक राजा थे, एक सेक्युलर इंसान थे, एक तकवा परस्त इंसान जो एक नमाज भी इनकी नहीं छूटी है, एक वली भी थे और आखिरी में एक शहीद भी थे। तो इन्होंने ये सबक सिखा के चले गए। बता दो कि हिंदुस्तान के अंदर कोई राजा जंग के मैदान में एक सिपाही की जैसा कोई आया है क्या? कोई लड़ता नहीं है। एल्गार पीछे खड़ के एल्गार करके पीछे चले आते थे, मरने वाले सिपाही मरते थे। लेकिन टीपू सुल्तान मेरे ऐसे नहीं थे। वो आगे जंग के मैदान में एक सिपाही के वेश में वो जंग के मैदान में आते थे। जब दुश्मनों को जब पता चल जाता था कि टीपू सुल्तान ये फौज में है, अपने हथियार डाल के भाग जाते थे। इतना डर था उनसे। तो वो ज़माने में भी डर है, आज ये भी डर है।
कोई नाम बात आए या ना आए, लेकिन हमारा इनके योम पैदाइश आज से नहीं, टीपू जयंती जो सिद्धरामैया साहब 215 में मनाए थे उससे पहले हम कम से कम बहुत सालों से मनाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई ड्रग्स केस के हवाले से नवाब मलिक की बेटी ने देवेंद्र फडणवीस को लीगल नोटिस भेजा है। हद की इज्जत और झूठे इल्जामात के हवाले से ये नोटिस भेजा गया है। 5 करोड़ रुपए का हर्जाने का मुतालबा किया गया है। जहनी अजियत और माली नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई क्रूज ड्रग्स केस के हवाले से ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि लगातार नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। दोनों ही एक दूसरे पर अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, नवाब मलिक की बेटी नीलोफर ने देवेंद्र फडणवीस को लीगल नोटिस भेजा है। हद की इज्जत और झूठे इल्जामात के हवाले से ये नोटिस भेजा गया है। 5 करोड़ रुपए का हर्जाने का मुतालबा किया गया है। इस नोटिस में जहनी अजियत और माली नुकसान पहुंचाने का इल्जाम नीलोफर ने देवेंद्र फडणवीस पर लगाया है। इस वक्त हमारे साथ नवाब मलिक की बेटी हमारे साथ जुड़ चुकी है, नीलोफर। आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। आपने ये नोटिस भेजा है, इसमें आपने कई तरह के इल्जाम देवेंद्र फडणवीस पर लगाए हैं, ऐसा क्यों? मैंने कोई इल्जामात नहीं लगाए उन पर, मैंने फैक्ट्स के ऊपर अपनी लीगल नोटिस भेजी है। जी, क्या कुछ आपको जी बोलिए। आपके जिस तरह से आपने कहा है कि जहनी अजियत पहुंचाई गई है, वही माली नुकसान भी पहुंचाया है देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके जरिए। देखिए, मैं एक माँ हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। आप एक नेशनल टीवी पे आकर बार बार बोलेंगे कि हमारे यहाँ पर माली प्रोडक्ट्स मिले हुए हैं या हमारे यहाँ पर कॉन्ट्राबैंड मिला हुआ है। नेशनल टीवी पे आप हमें डिफेम करते हैं। आप सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को करते हैं, जो सही नहीं है। तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे इस बारे में लिखत में आप मुझे या माफी मांगे या जो भी मेरा लीगल कार्रवाई है मेरी लीगल टीम करेगी। ठीक, ये बताइए नीलोफर जी कि देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स है जो कि कुछ उन्होंने फाइल किए हैं और कुछ करने वाले हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? उनका पूरा अधिकार है, वो कर सकते हैं। साथ ही ये भी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि नेशनल टेलीविजन पर देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं और पूरे मुल्क के सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं, वहीं देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के जो दीगर लीडरान हैं वो भी ये कह रहे हैं कि नवाब मलिक भी तो वैसा ही कर रहे हैं। देखिए, जितने भी बीजेपी के नेता हो या बीजेपी के नेता नहीं हो, जो भी आकर बोलेगा कि हमारे पास से कॉन्ट्राबैंड मिला था, हमारे घर से कॉन्ट्राबैंड मिला था, मेरे घर का पंचनामा, मेरे ऑफिस का पंचनामा मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाल दिया है। वो बहुत क्लियरली बोलता है कि हमारे यहाँ से कोई भी ड्रग्स या कोई भी कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला था। जब आपको आपके फैक्ट्स नहीं पता है तो आप आके नेशनल टीवी पे हमको डिफेम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ मुझसे या मेरे शौहर से जुड़ी हुई ये फैमिली नहीं है, मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, मेरे बच्चे हैं, हम सबको आप डिफेम कर रहे हैं। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, आप बार बार अगर नेशनल टीवी पे बोलेंगे तो एक क्वेश्चन मार्क लोगों के नजर में आता है कि क्या मिला था सच में। तो ये मेरा अधिकार है कि आप मुझे, मैं अपनी लड़ाई लड़ूं और मुझे आप इसमें, आई एम श्योर कि मुझे इसमें जस्टिस मिलेगा, क्योंकि मेरे पास से हमारे पास से कोई कॉन्ट्राबैंड कभी नहीं मिला। अगर लोगों को अपने फैक्ट्स नहीं पता है तो वो नेशनल टीवी पे क्यों बात करते हैं? और जो कि हमने अपना पंचनामा डाला और वहां पर लिखा है कि कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला है, तो आप इतने बड़े एक्स-सीएम होके आप अपने फैक्ट्स नहीं देख रहे हैं। ये बता दीजिए नीलोफर जी कि अगर जिस तरह से आपका कहना है कि माफी मांगे देवेंद्र फडणवीस, अगर जो वो माफी नहीं मांगते और अपनी बात पर अड़े रहते हैं, तो आगे इस लड़ाई को किस तरह से आप जारी रखेंगे? एज पर एक्चुअल जो लीगली फाइट होगी हम फाइट करेंगे। बिल्कुल नीलोफर जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क में आज 13,091 कोरोना के नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 340 अमवात दर्ज की गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,000 से जायद मरीज सेहतियाब भी हुए हैं, जबकि 266 दिनों में आज सबसे कम 1,38,556 एक्टिव मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम जारी है। मुल्क में अब तक 110 करोड़ से जायद वैक्सीन डोज लोगों को लग चुकी हैं।
तो नाजरीन, नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी ने फडणवीस को नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा है। माफी न मांगी गई तो हद की इज्जत का मुकदमा दायर करेंगे। सीधा रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब। नेताओं की तरफ ले जा रही है और गुजरात के समुद्र के रास्ते बड़े पैमाने पे ड्रग भारत में आ रही है। मुंद्रा में पकड़ी गई 350 का ड्रग, 350 करोड़ की ड्रग अभी द्वारका में पकड़ी गई है। इस ड्रग के खेल के खिलाड़ी गुजरात में अड्डा बनाए रहते हैं। इसकी जांच हो हम मांग करते हैं। हायकोर्टाकडून ज्ञानदेव दाऊद वानखेडेंना झटका काल मिळालेला आहे। कोर्ट म्हणताय नवाब मलिकांचं ट्विट जे आहे ते चुकीचं असल्याचं तुम्ही सिद्ध करा। बघा, न्यायालयामध्ये हा विषय सुरू असताना आम्हाला जे सांगण्यात आलेलं आहे की जे आम्ही बर्थ सर्टिफिकेट आणि मॅरेज सर्टिफिकेट निकाहनामा ज्याला सांगताय ते तुम्ही व्हेरीफाई केलेले आहे की नाही। आगे बढ़ते हैं। चेन्नई में मुसलसल बारिश से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है। कोडम्बक्कम और अशोकनगर में रिहायशी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। बारिश और उससे जुड़े मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 10 से ज़ायद अफराद जा बहक हो गए हैं। सड़कों पर जगह जगह पानी जमा है। कुछ मकामात पर पेड़ भी गिरे हुए हैं और वहीं सड़क और ट्रेन खदमात मुतासर हो रही हैं। कुछ ट्रेनों को मुअत्तल भी किया गया है। ताहम फ़ज़ाई खदमात जारी हैं। महकमा मौसमियात ने आज मज़ीद बारिश की पेशगोई की है। 20 अजला में अलर्ट जारी किया गया है। दो 2002 गुजरात फसादात के सिलसिले में उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के दौरान ज़किया जाफरी की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि एसआईटी ने मुनासिब जांच नहीं की। कपिल सिब्बल के मुताबिक एसआईटी ने कॉल डेटा रिकॉर्ड की जांच नहीं की और न ही फोन जब्त किए। उन्होंने दरियाफ्त किया कि हतमी रिपोर्ट दाखिल की गई। सिब्बल ने कहा कि अगर एसआईटी ने जांच ही नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए एसआईटी तश्कील देने का मकसद क्या था। सलमान खुर्शीद की नई किताब पर हंगामा बरपा हुआ है। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स में हिंदुत्व का मवाजना आईएसआईएस और बोको हरम जैसी तंजीमों से किया गया है। सलमान खुर्शीद के खिलाफ बीजेपी लीडर विनीत जिंदल ने एतराज जताया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े फोर्टिस हेल्थ केयर के साबिक प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। 9 नवंबर को इस मामले पर समाअत टल गई थी। इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली कर रहे हैं। जराये के मुताबिक पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली पुलिस के जरिए जानकारी दी गई थी कि जांच में मजीद वक्त लगेगा, जिस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया था कि मजीद और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि इस केस को मजीद नहीं तूल दिया जा सकता है। त्रिपुरा में गुज़िश्ता दिनों हुए फ़िरक़ावाराना फसाद मामले की जांच का मुतालबा तेज तर होता जा रहा है। इसी सिलसिले में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अदालत उज़्मा से त्रिपुरा मामले में अज़ खुद नोटिस लेने की मांग की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस ज़मन में एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि त्रिपुरा हुकूमत की कार्रवाई काबिल गिरफ्त है। हुकूमत मासूम शहरियों के साथ साथ मीडिया नुमाइंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तशद्दुद के बारे में खबरें सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले 102 सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ यूएपीए जैसा सख्त कानून आयद किया गया है। क्लब ने फौरी तौर पर यूएपीए वापस लेने का मुतालबा किया है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।